इस गुरुद्वारे का मोहल्ले वकू हम मसलतन सीगा राज में ही रखना चाहते हैं और ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि वो दिल्ली के किस इलाके में था। बहरहाल वो दिल्ली रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर था। शेर खान की जेब खाली थी। वो रिक्शा टैक्सी पर नहीं जा सकता था, पैदल ही चल पड़ा। इसे गुरुद्वारे में पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग गया। गुरुद्वारे को देखते ही इसने पहचान लिया कि ये वही गुरुद्वारा है। इस वक्त गुरुद्वारे के अंदर पवित्र गुरबानी का पाठ हो रहा था। शेर खान ने जूते उतार कर एक जगह पांव धोए और गुरुद्वारे के शहर में चल फिरकर इधर उधर देखने लगा। उसे एक जगह एक सिख सेवादार दिखाई दिया जो फर्श धो रहा था। शेर खान ने इसके पास जाकर सत श्री अकाल कहा और सरदार लाहौरी सिंह के बारे में पूछा। सिख सेवादार ने मशकूक निगाहों से शेर खान को देखा और बोला, तुम्हें लाहौरी सिंह से क्या काम है? तुम कहाँ से आए हो? कमांडो शेर खान बोला, मैं उसका दोस्त हूँ, उससे बड़ा ज़रूरी मिलना है। फिक्र ना करो, मैं सीआईडी का आदमी नहीं हूँ। सेवादार ने एक चुबारे की तरफ इशारा करके कहा, वहाँ चले जाओ। शेर खान बरामदे में आकर चुबारे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर दरवाज़ा बंद था। अंदर से 2 आदमियों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। शेर खान ने आहिस्ता से दस्तक दी। आदमियों की बातें करने की आवाज़ बंद हो गई। किसी ने पूछा, कौन है भाई? शेर खान ने आवाज़ पहचान ली। ये सरदार लाहौरी सिंह की आवाज़ थी। शेर खान ने कहा, मैं हूँ सरदार जी शेर खान। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुल गया। सामने सरदार लाहौरी सिंह खड़ा था। शेर खान को देखते ही बोला, मेरा शेर खान यार कहाँ से आ गया? भाई वाह। दोनों बाजू खोलकर इसने शेर खान को गले लगा लिया, फिर इसे अंदर कमरे में ले आया। छोटा सा कमरा था, एक चारपाई बिछी थी। लाहौरी सिंह ने अपने आदमी को रुखसत करते हुए कहा, भूपिंदर सिंह, नीचे जाते हुए सेवादार को ऊपर भेज देना। भूपिंदर सिंह यानी दूसरा सरदार चला गया। लाहौरी सिंह ने बड़े गौर से शेर खान का जायजा लिया और बोला, शेर खान खैर तो है? इस वक्त अचानक कैसे और कहां से आ गए? शेर खान ने कहा, यह बड़ी लंबी कहानी है। सरदार लाहौरी सिंह ऐसा आदमी था कि इस पर शेर खान एतमाद कर सकता था। इसने इसे मुख्तर करके सारी रूदात बयान कर दी। लाहौरी सिंह बेख्तियार बोला, शाबाश शेर जवान, शाबाश। इतने में सेवादार ऊपर आ गया। लाहौरी सिंह ने इसे कहा, जल्दी से 2 आदमियों के लिए चाय और गरम गरम पूड़ियाँ ले आओ। इसके बाद दोनों इनकलाबी दोस्त बातें करने लगे। शेर खान ने लाहौरी सिंह को रोहतगढ़ के डैम की तबाही के बारे में कुछ नहीं बताया था। बस इसे यही कहा था कि वो और मुजाहिद शहाद अली एक खास मिशन पर गए थे। दोनों पकड़े गए। शहाद अली का कुछ पता नहीं कि झांसी में है या पुलिस इसे कहाँ ले गई है। बस मैं किसी न किसी तरह फरार होकर यहाँ पहुँच गया हूँ और अब मुझे वापस कश्मीर जाना है। लाहौरी सिंह ने कहा, इसका इंतजाम हो जाएगा। तुम सबसे पहले ऐसा करो कि जब तक चाय पूड़ी नहीं आती, इतनी देर में ये सामने गुसल खाना है, अंदर जाकर नहाओ। मेरे कपड़े तुम्हें आ जाएंगे, कपड़े बदल लो, जाओ। कमांडो शेर खान ने गुसल किया। इसके बाद सरदार लाहौरी सिंह की धोबी की धुली हुई पतलून और कमीज पहनी और ताज़ा दम होकर इसके सामने बैठ गया। शेर खान की कलाइयों का दर्द अब काफी हद तक खत्म हो गया था। सेवेदार नाश्ता लेकर आ गया। दोनों दोस्तों ने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद लाहौरी सिंह कहने लगा, जब तक तुम मेरे पास गुरुद्वारे में हो, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बाकी रहा जम्मू कश्मीर जाने का मामला, तो इसके लिए ऐसा है कि रात के वक्त दिल्ली से फ्रंटियर मेल पंजाब की तरफ जाती है। वो तुम्हें मुंह अंधेरे अमृतसर पहुंचा देगी। नाभा से लेकर जलंधर तक सीआईडी जगह जगह मौजूद होती है। यहाँ तुम बिल्कुल ना उतरना, सीधा अमृतसर जाकर उतरना। अमृतसर से तुम्हें जम्मू की लारी मिल जाएगी। मैं खुद तुम्हें अमृतसर तक छोड़ आता, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि मेरा 24 घंटे दिल्ली में रहना जरूरी है। रात को लाहौरी सिंह खुद शेर खान को फ्रंटियर मेल पर चढ़ाने इसके साथ गया। दिल्ली से अमृतसर तक का टिकट वो खुद खरीद कर लाया। इसके अलावा इसने शेर खान को जरूरी अखराजात के लिए 200 रुपये अलग भी दिए। जब तक फ्रंटियर मेल दिल्ली स्टेशन पर खड़ी रही, लाहौरी सिंह भी प्लेटफार्म पर मौजूद रहा। फ्रंटियर मेल सारी रात चलती रही। जब नाभा का स्टेशन आया तो पूह फट चुकी थी। शेर खान जाग रहा था। वो डब्बे में बर्थ पर ही लेटा रहा। नाभा से जलंधर तक का इलाका बड़ा हसास इलाका था, क्योंकि यहाँ से जम्मू को ट्रेन भी जाती थी और लारियां भी आती जाती रहती थी। ट्रेन जलंधर से भी खैरियत के साथ गुजर गई। अमृतसर के स्टेशन पर शेर खान उतर गया और सर झुकाए हुए लेकिन चारों तरफ से खबरदार होकर खामोशी से स्टेशन से बाहर निकल गया और जम्मू जाने वाली लारियों के अड्डे पर आ गया। यहाँ से वो एक लारी में सवार होकर जम्मू की तरफ रवाना हो गया। कमांडो शेर खान से हम कुछ देर के लिए जुदा होते हैं और मुजाहिद शहाद अली की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो किस हाल में है।
ये तो आप पढ़ चुके हैं कि इसे झांसी से गिरफ्तार किया गया था और झांसी के किले में ले जाया गया था। वहां इससे कायदा पूछकर शुरू हो गई। इसे हर किस्म की अजियत का निशाना बनाया गया, लेकिन मुजाहिद शाहद अली ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इसने ये तस्लीम कर लिया कि वो सपेरा नहीं है, कश्मीरी मुजाहिद है, मगर इसका रोहट डैम की तबाही से कोई ताल्लुक नहीं है। इंटेलिजेंस के चीफ ने पूछा, अगर तुम्हारा रोहट डैम की तबाही से कोई ताल्लुक नहीं तो तुम झांसी में सपेरे का बेस बदल कर क्या कर रहे थे? शाहद अली ने कहा, मैं अपने एक दोस्त से मिलने बम्बई गया हुआ था। वापस कश्मीर के लिए रवाना होने लगा तो सुना कि रोहतगढ़ के डैम को उड़ा दिया गया है। मुझे मालूम था कि पुलिस ने अंधाधुंध पर पकड़ दकड़ शुरू कर दी होगी और जिस पर जरा सा भी शक पड़ा इसे कश्मीरी मुजाहिद समझकर पकड़ लेगी। बस इस ख्याल से मैंने स्पेरों वाला हुलिया बनाया और बम्बई से चल पड़ा। लेकिन झांसी की इंटेलिजेंस चीफ ने मुजाहिद शाहद अली के बयान पर बिल्कुल यकीन नहीं किया था। जब इसे ये खबर मिली कि ग्वालियर में भी एक मुजाहिद पकड़ा गया है, इसको पक्का यकीन हो गया कि इस कश्मीरी मुजाहिद शाहद अली का ताल्लुक इस गिरोह से है जिसने रोहट डैम को तबाह किया है। रोहट डैम को तबाह बर्बाद करके भारत की और भारत की इंटेलिजेंस की इज्जत खाक में मिला दी है। इसने मुजाहिद शाहद अली के गिर्द सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त कर दिए और इसे फौरन नजीबाबाद के पत्थरगढ़ किले के सबसे बदनाम और खौफनाक टॉर्चर सेंटर में पहुंचा दिया गया। नजीबाबाद के पत्थरगढ़ किले के टॉर्चर सेल का इंचार्ज इंटेलिजेंस का DIG गोपाल कालीकर एक मराठा था जो वहां काले जिलाद के नाम से मशहूर था। बारी भर कम था, इसके नजदीक किसी मुल्ज़म को अजीतें देकर हलाक करना ऐसे ही था जैसे कोई किसी मक्खी को मसल दे। बड़ा संगदिल और बेरहम आदमी था। इसके टॉर्चर करने का तरीका ऐसा भयानक और तकलीफदा होता था कि जिस बेचारे ने कोई जुर्म नहीं भी किया होता वो भी घबरा कर इकबाल जुर्म कर लेता था। मुजाहिद शाहद अली को इसी काले जिलाद गोपाल कालीकर के हवाले कर दिया गया और इसे ऊपर से हुक्म दिया कि इस कश्मीरी मुजाहिद ताल्लुक रोहट डैम तबाह करने वाली कमांडो पार्टी से है। चुनाचा इससे हर हालत में इसके गिरोह के दूसरे लोगों का अता पता मालूम किया जाए। काले जिलाद कालीकर ने पहले ही दिन मुजाहिद शाहद अली को जंजीरों से बांधकर इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया और इसे शाम को होश आया। होश आने के बाद काले जिलाद ने शाहद अली से बाकायदा पूछकर शुरू कर दिया। कहने लगा, मैं किस किस्म का जलाद हूँ इसका नमूना मैंने तुम्हें दिखा दिया है, लेकिन यह मैंने सिर्फ अपने हाथ खोलने के लिए किया है। असल ड्रामा बाद में शुरू होगा। तुम्हारी जान सिर्फ इस सूरत में बच सकती है कि चुपके से मुझे अपने साथियों के नाम और पते बता दो कि वो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। अगर तुमने ये सब कुछ बता दिया तो मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हें छोड़ दूंगा। इस किस्म की बातें मुजाहिद शाहद अली के लिए भी कोई नई बात नहीं थी। अपने कमांडो मिशन के दौरान बदकिस्मती से या अपनी किसी गलती से पकड़ा गया था तो इसके साथ भारत के हुकूमत खानों में ऐसा ही वहशियाना सलूक होता रहा था। चनाचा मुजाहिद शाहद अली ने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं कश्मीरी मुजाहिद जरूर हूँ, लेकिन मैं कश्मीर के महाज पर भारतीय फौज से लड़ता हूँ। भारत के दूसरे शहरों में धमाके करना मेरा काम नहीं है, इसलिए मेरा रोहतगढ़ डैम की तबाही से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन गोपाल कालीकर जलाद भला कैसे यकीन कर सकता था? इसने मुजाहिद शाहद अली पर अजियत के नित नए वहशियाना तरीके आजमाने शुरू कर दिए। ऊपर से अगर कालीकर जलाद को ये हदायत ना मिली होती कि इस कश्मीरी मुजाहिद को मारना नहीं है बल्कि आखिरी दम तक इससे इसके साथियों को पता चलाने की कोशिश करनी है, तो कालीकर जलाद मुजाहिद शाहद अली को पहली रात ही अजियत दे दे मार चुका होता। नजीबाबाद के किले पत्थरगढ़ के बारे में हम ये बताते चलें कि यह किला इसी इलाके की एक सरकश भाट कौम के डाकुओं की वजह से बहुत मशहूर रह चुका था। किसी जमाने में सुल्ताना डाकू ने भी इस पुराने किले को अपनी अमाजगाह बना रखा था। बाद में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अपनी तहवील में ले लिया और आजकल यहाँ सूबे की इंटेलिजेंस पुलिस ने अपने खास इंटेरोगेशन सेंटर बनाया हुआ था और मराठा DIG इंटेलिजेंस इस अजियत गाह का इंचार्ज था। यहाँ इन खतरनाक मुल्ज़िमों को लाया जाता था। हर किस्म की अजियत बर्दाश्त कर जाते थे मगर अपनी जुबान नहीं खोलते थे। किला पत्थरगढ़ के करीब ही वो जंगल था जिसका शुमार इंडिया के खौफनाक और ख़तरनाक जंगलों में होता था। सुल्ताना डाकू तो अब नहीं रहा था, लेकिन इसका एक शागिर्द जो बिरजू जो कत्लो-गारत और डाकाजनी के बाद अक्सर इस जंगल में रूपोश हो जाया करता था। इस जंगल में इसने पुलिस से बचने के लिए अपने कई खुफिया ठिकाने बनाए हुए थे। सुल्ताना डाकू की तरह डाकू बिरजू भाट की भी इलाके में बड़ी दहशत थी और पुलिस भी इसका मुकाबला करने से कुतराती थी। ये इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त मुजाहिद शाहद अली को पूछताछ के लिए किले पत्थरगढ़ में लाया गया था
तो इस कले में इन दोनों डाकू बिरजू भाड़ के एक गिरोह का एक डाकू भी पुलिस ने पकड़कर बंद कर रखा था और जिलाद गोपाल कालीकर से इससे पूछताछ कर रहा था कि बिरजू डाकू का खुफिया डेरा जंगल में कहां पर है। इस डाकू बिरजू भाड़ के साथी जिसका नाम रामदत्त था, कले की जिस कोठरी में मुजाहिद शाहदली को कैद किया गया था, इसके साथ वाली कोठरी में बिरजू डाकू का साथी रामदत्त भी बंद था। वो कोठरी जहां पूछताछ के दौरान तशद्दुद किया जाता था, वहां से कुछ फासले पर कले के मशरकी हिस्से में थी। पहले ही दिन जब मुजाहिद शाहदली को जिलाद कालीकर ने अंधाधुंध पीटने के बाद बेहोशी की हालत में इस कोठरी में फेंक दिया था, तो 1 घंटे बाद जब शाहदली अपने होशोहवास में आया तो साथ वाली कोठरी में से कराहने और जिलाद कालीकर को गालियां देने की आवाज आ रही थी। ये बिरजू डाकू का साथी रामदत्त था, जिस पर तशद्दुद के बाद इसे इसकी कोठरी में लाकर डाल दिया गया था। शाहदली के साथ ही साथ डाकू रामदत्त पर भी तशद्दुद और पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। शाहदली हर किस्म का अज़ियतनाक तशद्दुद बर्दाश्त करता रहा, मगर इसने अपनी ज़बान बंद रखी। दूसरी तरफ डाकू रामदत्त का बुरा हाल था। इसे तरह तरह की अजियतें देने के बाद जब कोठरी में लाकर डाल दिया जाता तो वो देर तक कराहता रहता और पुलिस इंचार्ज गोपाल कालीकर को गालियां देता रहता। इस तरह 2 दिन और 2 रातें गुजर गईं। दूसरी तरफ डाकू बिरजू भाड़ भी अपने साथी रामदत्त को पुलिस के चंगुल से निकालने के लिए बेचैन था और मौका के इंतजार में था। तीसरे दिन का जिक्र है कि मुजाहिद शाहदली अपनी कोठरी में तशद्दुद की वजह से निढाल सा होकर पड़ा था। साथ वाली कोठरी में रामदत्त डाकू को अभी अभी अजियतें देने के बाद लाकर बंद किया गया था और वो कराह भी रहा था और पुलिस को गालियां भी दे रहा था। शाहदली की कोठरी का दरवाजा बंद था। इतने में रात की खामोशी फिजा फायरिंग के धमाकों से गूंजने लगी। ये स्टीन गनों और 393 की राइफलों के धमाके थे, जिनकी आवाज बड़े करीब से आ रही थी। फायरिंग अंधाधुंध और मुसलसल हो रही थी। शाहदली जाग रहा था। इसे ऐसा लगा जैसे पत्थरगढ़ के किले पर किसी बहुत बड़ी फौज ने हमला कर दिया है। यह मुख्तसर सी फौज बिरजू डाकू के गिरोह की थी, जिसने अपने साथी रामदत्त को जेल से निकालने के लिए अचानक यलगार कर दी थी और खूनी डाकू बेतहाशा गोलियां बरसाते किले की शिकस्ता दीवार में से किले के अंदर दाखिल हो गए थे। अगर ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का सेंटर होता तो यहाँ फौज तैनात होती, जिसका मुकाबला करना बिरजू डाकू के बस में नहीं था। यह पुलिस इंटेलिजेंस का सेंटर था, जहां पुलिस की महदूद मसल्ला नफरी तैनात थी और पुलिस पहले ही बिरजू डाकू के नाम से दहशतज़दा थी। बिरजू डाकू ने किले में दाखिल होते ही 6-7 सिपाहियों को भून डाला। बाकी जान बचाकर इधर उधर छुप के और यूं ही नाम रखने को हवाई फायरिंग करने लगे। बिरजू डाकू के लिए मैदान साफ था। वैसे भी वो आंधी की तरह आया था। इसके मखबरों ने इसे बता दिया था कि रामदत्त कौन सी कोठरी में बंद है। वो स्टीनगन की बुछाड़ें बरसाता अपने आदमियों के साथ सीधा रामदत्त की कोठरी के पास आ गया। राइफल के बट मारकर कोठरी का ताला तोड़ दिया। रामदत्त पहले ही से फायरिंग की आवाज सुनकर बिरजू गुरुदेव की जय का नारा लगा रहा था। मुजाहिद शाहदली ये सारी आवाजें अपनी कोठरी में बैठा सुन रहा था। वो समझ गया कि साथ वाली कोठरी में जो डाकू कैद है, इसको छुड़ाने के लिए इसके साथी आगे हैं। कोठरी के बाहर बिरजू डाकू ने चिल्लाकर कहा, रामदत्त बाहर आ जा, मैं आ गया हूँ। इसके बाद रामदत्त की आवाज आई, गुरु मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। शाहदली को अपनी कोठरी के आगे से आदमियों के दौड़ने भागने की आवाजें आई। साथ ही इसने सुना कि रामदत्त ने बुलंद आवाज में कहा, गुरु बिरजू, इस कोठरी में भी कोई कैदी है, मुझे वो भी डाकू लगता है, इसको भी साथ ले चलो। इसके बाद बिरजू डाकू की आवाज बुलंद हुई, इसको भी ले चलो। फिर मुजाहिद शाहदली की कोठरी का भी ताला टूट गया। दराक से दरवाजा खुला और बाहर बिजली की रोशनी में शाहदली ने एक दराज कद आदमी को देखा, जिसके मुंह पर काला कपड़ा लपेट रखा था। इसके हाथ में स्टीन गन थी। इसके साथ रामदत्त और दूसरे मुसल्लह डाकू भी थे। दराज कद आदमी ने, जो बिरजू डाकू ही था, शाहदली से कहा, महाशय तुम भी आ जाओ हमारे साथ। शाहदली ने यह मौका गनीमत जाना और कोठरी से निकलकर इन डाकुओं के साथ आ गया। डाकू गोलियां बरसाते किले की शिकस्ता दीवार में से निकलकर दरख्तों में इस जगह आ गए जहां 2 जीपें और कुछ घोड़े खड़े थे। रामदत्त ने शाहदली को भी इसी जीप में अपने साथ बैठा लिया, जिसमें बिरजू डाकू और 2 और डाकू बैठे थे। इनके बैठते ही जीप एकदम से स्टार्ट हुई और नजीबाबाद के खतरनाक जंगल की तरफ दौड़ने लगी। पीछे दूसरी जीप थी और इसके पीछे बाकी डाकू घोड़े दौड़ाते और फायरिंग करते चले आ रहे थे। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था
कि शाहद अली को यकीन नहीं आ रहा था कि वो किले की कैद से आज़ाद हो गया है। घने जंगल में दाखिल होने के बाद डाकुओं ने फायरिंग बंद कर दी। अंधेरी रात डाकुओं की दोनों जीपें और घोड़े आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। काफी फासला तय करने के बाद जीपें एक जगह दरख्तों के पास आकर रुक गईं। बिरजू डाकू जीप से उतरा। इसने अपने साथी रामदत्त को साथ लिया। रामदत्त ने मुजाहिद शाहद अली को साथ लिया और अंधेरे में दरख्तों के इस झुंड की तरफ चले गए जहां 2-3 जगहों पर लालटेनें जल रही थी। यहाँ एक झोंपड़े के आगे बड़ी चारपाई बिछी हुई थी। वहां भी कुछ डाकू मौजूद थे। वो सब अपने साथी रामदत्त को देखकर बड़ा खुश हुए। इसके गले लगकर मिले और फिर एक डाकू ने शाहद अली की तरफ देखकर कहा, गुरु, ये नमूना कहाँ से पकड़ लाए हो? रामदत्त ने शाहद अली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इसे भी अपना साथी ही समझो। इस साले कालेकर ने इसे भी बहुत पीटा है। बिरजू डाकू ने इस दौरान अपनी स्टेन गन कंधे से उतार कर हाथ में ले ली और रामदत्त से कहा, रामू, अपने दोस्त को अंदर ले आओ। मुजाहिद शाहद अली ने दिल में सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घड़े से निकलकर कुएं में गिर पड़ा है। ये सारे डाकू हिंदू कौम के थे। वो मुसलमान था और कश्मीरी मुजाहिद था जो इनकी फौज के खिलाफ जिहाद कर रहे थे। बहरहाल अब वो इनके साथ ही था। ये बात इसने दिल में तय कर ली थी कि वो इन्हें अपने कश्मीरी हुर्रियत पसंद होने का बिल्कुल नहीं बताएगा।